बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में खेतीबाड़ी करना और उसे बचाए रखना हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उनके पास सही जानकारी हो तो वो अपनी फसलों को बचा सकते हैं और इससे अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम कुछ इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। भारत सरकार ने जारी किया लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार झांपको फेड के जरिए करेगी लघु वनोपजों की खरीदारी। शकरकंद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कलिंगा। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसमें इमली बीज सहित 36 रुपए प्रति किलोग्राम, करंज बीज 22 रुपए, साल बीज 20 रुपए, महुआ बीज 29 रुपए, चिरौंजी गुठली 126 रुपए, कुसुम बीज 23 रुपए, चकवड़ बीज 16 रुपए, बहेड़ा 17 रुपए, इमली फूल यानी बिना बीज वाली इमली 63 रुपए, महुआ फूल 30 रुपए और हर्रा 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। झारखंड में वन उपज के कार्य से जुड़े किसानों के लिए सूचना जारी की गई है। सूचना जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किया है। सूचना ये है कि भारत सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदारी झांपको फेड द्वारा करेगी। इसके लिए झारखंड में कई जिलों में नए खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सिमडेगा में 18 केंद्र, पलामू में 6, गढ़वा में 1, लातेहार में 6 केंद्र, लोहरदगा में 9, गुमला में 8, चाईबासा में 9 और हजारीबाग में 7 केंद्र बनाए गए हैं। जबकि राज्य के विभिन्न 12 जिलों में वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से खरीदारी की जा रही है। किसान भाइयों, मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में रखा गया है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। जबकि जिंक, बोरॉन जैसे पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है। किसी भी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए इन सभी पोषक तत्वों को संतुलित रखें। किसान भाइयों, पोषक तत्व 17 तरह के हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कम मात्रा में चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और CaMgS कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। कम मात्रा में चाहिए वो पोषक तत्व हो जाते हैं आपको बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन, कॉपर इत्यादि। तो ये, लेकिन इनकी उपयोगिता बिल्कुल बराबर है। किसी एक की भी कमी होगी तो पौधे के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जितना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट से पड़ेगा, जितना कि नाइट्रोजन से पड़ेगा। तो उपयोगिता सबकी बराबर है। मात्रा की ज़रूरत जो है कम अधिक है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। शकरकंद की खेती के लिए वर्तमान समय से लेकर पूरे जुलाई महीने तक फसल लगा सकते हैं। शकरकंद से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेद श्री भद्रा, कलिंगा, गौरी या शंकर लगाएं। शकरकंद की बुआई में 83,000 कटिंग्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। ये कटिंग लतर के अग्रभाग का 20 सेंटीमीटर हो। बुआई मेड़ बनाकर कतारों में करें। इसमें कतारों के बीच 7 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शकरकंद के अधिकाधिक उपज के लिए उन्नत प्रभेद श्री भद्रा, कलिंगा, गौरी या शंकर लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है।
खरीफ फसलों की खेती के लिए गर्मी के मौसम में खेत की कोड़ाई या जुताई करके छोड़ देना फायदेमंद होता है। इसके लिए आप ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल का उपयोग कर सकते हैं। इस हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर या ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से देसी हल की तुलना में 40 से 50% मजदूरी की बचत और 4 से 5% उपज में बढ़ोतरी होती है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1 से 1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा लें। इस घेरे के अंदर की भूमि पर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। वैसे किसान जो गर्मी के मौसम में सब्जी फसल लगाए हुए हैं तो ज़रूरी है कि वह अपनी सब्जियों की उचित तरीके से देखभाल करें। क्योंकि गर्मी के मौसम में जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है तो सिंचाई की भी बहुत बड़ी चुनौती होती है हमारे किसानों के सामने। साथ ही साथ चूँकि गर्मी काफ़ी होती है तो हमारी फसल भी सूख जाती है, तो उनकी हम किस प्रकार से देखभाल करेंगे ताकि उन्हें नुकसान कम हो और हम उसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके। इसी के बारे में देंगे और आपको विस्तार तरीके से जानकारी, और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी का काम कभी रुकता नहीं है, चाहे मौसम कुछ भी हो। ये सच है कि बरसात के मौसम में हम खेती बाड़ी कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन झारखंड में खास करके इस इलाके में हम सालों भर सब्जियां उगाते हैं। निश्चित रूप से गर्मी का मौसम है तो आप बहुत सारी सब्जी फसलें अपने खेतों में लगा चुके हैं। जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरह से सब्जी फसलों की देखभाल करें ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकता है। सब्जी फसलों की गर्मी के मौसम में किस तरह से देखभाल करें, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए ICAR रिसर्च सेंटर के प्रधान एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से गर्मी के मौसम में आप सब्जी फसलों की देखभाल कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम गर्मी के मौसम में सब्जी फसलों की देखभाल की बात करते हैं, झारखंड में तो तकरीबन हर तरह की सब्जी सालों भर उगाई जाती है, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जियां हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि सिंचाई का प्रबंधन इस वक्त बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह से सिंचाई का प्रबंधन किसान भाई करें ताकि सब्जी अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण हो, उन्हें नुकसान नहीं हो? तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी इस समय मई का महीना चल रहा है और किसान भाइयों के खेत पे कद्दू वर्गीय सब्जियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जिसमें खीरा, करेला, नेनुआ, झिंगी, ये सब सब्जियां तो हैं किसानों के खेत पे। तरबूज की फसल अब समाप्त के कगार पे पहुंच चुकी है और खरबूज की खेती भी कुछ होना शुरू हो गया है। इसके अलावा सोलानेसी परिवार में टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च तो बरसात और जाड़े के मौसम में होता, इनकी भी फसल भी किसान भाइयों के खेत पे है। भिंडी की फसल है। तो सबसे पहले मैं अगर सोलानेसी परिवार की सब्जियों की बात टमाटर और बैगन की करता हूँ तो सिंचाई गर्मी के मौसम में अभी ऐसे समझो तापक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ है जी। समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। ख़ास तौर से जब तापक्रम अधिक होता है तो जो परागण ठीक से नहीं हो पाता है तो फूल नीचे झड़ जाते हैं। जैसे उभयलिंगी फूल हमारे टमाटर, बैगन और मिर्च में तो होते हैं, लेकिन जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ज़्यादातर इसमें एक ही लतर पर नर और मादा फूल आते हैं। केवल परवल में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो ये 3 तरह के व्यवस्था रहती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा सलाह है कि सिंचाई की सही व्यवस्था रखें। हमारे झारखंड प्रदेश में पानी की कमी तो है ही है, तो टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग, बूंद बूंद सिंचाई विधि, उस पानी देने की प्रक्रिया में हमको जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तो और हमारे भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार में भी टपकन सिंचाई विधि पे काफ़ी अनुदान भी मिल रहा है और बहुत सारे किसान भाइयों के खेत पे ये व्यवस्था पहुंच भी चुकी है। बिल्कुल। जो अभी इस व्यवस्था से दूर हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए और योजना का लाभ लेके बूंद बूंद टपकन सिंचाई विधि से खासकर जिन खेतों में गर्मी के मौसम में खेती नहीं हो पाती है, लेकिन अगल बगल अगर पानी का स्रोत है तो टपकन सिंचाई विधि अपनाकर किसान भाई खेती कर सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि इसमें पानी की बचत भी हम 60 से 70% करते हैं, तो जहाँ पे हमको ज़्यादा पानी लगना है तो 70% की बचत बहुत बड़ी बचत होती है। और दूसरा इसका टपकन सिंचाई विधि का जो फायदा है, समय समय पे ही पानी फसल को मिलता है। खरपतवार नियंत्रण भी स्वतः हो जाता है। जब हम खुला पानी देते हैं, नालियों में पानी देते हैं, तो अनावश्यक खरपतवार अपने आप आ जाते हैं।
बीमारियां भी बहुत देरी प्रभावित करती हैं पौधे पे, तो इन सब चीज़ों से हमको बचत होती है। इसलिए हम सबकन सिंचाई विधि का प्रयोग करके समय समय पर सिंचाई व्यवस्था जरूर रखें। बिल्कुल, चूंकि हम गर्मी के मौसम में देखभाल की बात कर रहे हैं तो प्रबंधन का एक हिस्सा है कि बहुत सारे कीट और व्याधि भी फसलों में लगते हैं। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो प्रमुख फसलें हैं जो इस वक्त लगी हुई है गर्मा मौसम में, किस तरह के कीट लगते हैं, उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों ने जो खेत में अभी काफ़ी भ्रमण भी हम किए थे झारखंड में, देखा कि खासतौर से जो पत्तियों के रस चूसने वाले कीटे से हम कहते हैं थ्रिप्स का बहुत प्रकोप हो रहा है मिर्च की फसल पे, और दूसरे सब्जी फसलों में थ्रिप्स जो पत्तियों का रस चूसता है, थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है, माइट का भी प्रकोप हो रहा है, और पत्ती में छेद करने वाला एक कीट पर्ण सुरंगा कीट लीफ माइनर के नाम जाना, तो उसका भी प्रकोप होता है। तो लीफ माइनर के कीट के नियंत्रण के लिए हम लोगों ने देखा कि अगर डेसिस नाम की दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इसका पर्ण सुरंगा कीट का नियंत्रण हो जाता है। फल बेधक कीट का भी प्रकोप टमाटर में भी होता है और कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी होता है। तो फल वेदक कीट को रोकथाम के लिए हम लोगों ने देखा है कि जैसे मैलाथियन तो अभी बंद हो गया, दूसरी जो बायो इंसेक्टिसाइड बाजार में उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। माइट के लिए ओमाइट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि 1 मिनट दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़कने से उसका नियंत्रण हो जाता है। और अभी बहुत सारे जीवामृत करके जो जैविक कीटनाशक की बात करते हैं, गोमूत्र गोबर के साथ मिला करके उसको स्प्रे कर रहे हैं हम, उसकी विधि है। तो जैविक कीट नियंत्रण की तरफ किसान भाइयों को जाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सब्जी प्रतिदिन तोड़ाई होती रहती है तो उसका कीटनाशक दवाओं का जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे या मानव स्वास्थ्य पे हो रहा है उससे बचना जरूरी है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो हमारे जैविक कीटनाशक जैविक फफूंदनाशक हैं बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। बिल्कुल। क्या इस वक्त कुछ खरपतवार नियंत्रण, चूंकि अभी गर्मी का मौसम और पानी अगर सही नहीं मिल पाता है तो खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, और अधिकांश लोग जो टपकन सिंचाई से करते हैं उनके लिए तो बहुत समस्या रहती ही नहीं है, बहुत कम रहती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या ध्यान रखना? देखिए, अभी गर्मी के मौसम में चूँकि बारिश भी नहीं हो रही है और जैसा सिंचाई भी हम टपकन सिंचाई विधि से कर रहे हैं तो खरपतवार आने की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी समय समय पर हाथ के द्वारा ही निराई गुड़ाई करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पौधे के आसपास की मिट्टी को हम भुरभुरी बना के रखें, खरपतवार को निकालते रहें, तो निश्चित रूप से पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और उपज भी मिलती है। तो जो यंत्र हमारे पास खरपतवार निकालने वाले, उन यंत्रों का प्रयोग करके रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग बरसात के मौसम में जरूरी होता है, और भी गर्मा के मौसम में क्योंकि फसलें लगी हुई हैं तो इसमें अब खरपतवार छिड़काव करने से पौधे के मरने की भी संभावना रहेगी। तो दवाइयों से अच्छा होगा कि हम लोग यंत्र के सहायता से, खुरपी की सहायता से, या हर तमाम तरह के ऐसे यंत्र आ रहे हैं जो कि नालियों के बीच में चलाने से मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है और खरपतवार भी निकल जाते हैं। तो उस तक यांत्रिक विधि से हम लोगों को और मैनुअल विधि से भी खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं फसलों की या अनाज उत्पादन की, किसी भी तरह की फसल के उत्पादन की बात करते हैं, मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। विगत कुछ वर्षों से, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि इस तरह से कीट नियंत्रण किया जा सकता है, कुछ दवाइयों का भी नाम हम बताते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए तो मिट्टी खराब हो जाएगी और बाद में मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाएगी? जी। क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए, आप भी सबसे बड़ी चुनौती किसानों के सामने या सभी के सामने है कि मृदा का गिरता हुआ स्वास्थ्य। हम लोग पहले जो मृदा के जैविक कार्बन को जो बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि हमारा जैविक कार्बन 0.5% से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी में जैविक कार्बन घट जाएगा तो मृदा को बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जो भी हम रासायनिक खरपतवार या रासायनिक उर्वरक हम डालेंगे वो मिट्टी उस पौधे को उपलब्ध नहीं करा पाएगी। तो अब सबसे पहला प्रश्न है कि हमको मिट्टी के जैविक कार्बन को बढ़ाना है। इसके लिए फिर से हम लोगों को पशुधन को खेती के साथ जोड़ना पड़ेगा, और सड़ी हुई गोबर की खाद घर घर में, गांव-गांव में सामुदायिक रूप से भी बना सकते हैं।
सड़ी हुई गोबर की खाद बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद की सिफारिश करते हैं, लेकिन उपलब्धता नहीं हो पाती है। और अभी तो कंपोस्ट बनाने की विधि लोग भूल गए हैं। पहले गड्ढे में एक परत जो है पराली या खरपतवार या जो भी निकलता उसको डालते, फिर गोबर की एक लेयर पड़ती थी। इस तरह से लेयर बाय लेयर करने से वो गोबर सड़ता था। अभी तो लोग गोबर बाहर रख देते हैं, गोबर सड़ता ही नहीं है, तो उससे दीमक की समस्या खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहला मेरा तो सुझाव किसान भाइयों को यही है कि सड़ी हुई गोबर की खाद कंपोस्ट बनाना शुरू करें, पशुधन को खेती के साथ जोड़ें। साथ साथ अभी हम लोग केचुआ की खाद, वर्मी कंपोस्ट की भी चर्चा बहुत हो रही है। वर्मी कंपोस्ट भी हर किसान भाई अपने घर में बना सकता है। जो भी हमारे किचन के वेस्ट निकलते हैं उनका भी प्रयोग गोबर की कचुआ की खाद बनाने में किया जाता है। गोबर की खाद और मिला करके कुछ हमारा जो बायो वेस्ट निकलते हैं किचन के बाहर, उनको भी मिला के हम लोग गोबर की खाद, केचुआ खाद बना सकते हैं, और इससे भी हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। तो इन दो बिंदुओं पे किसान भाइयों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम उन्नत किस्म का बीज प्रयोग करने से भी अच्छी उपज नहीं मिल पा रही है। अच्छा उर्वरक खाद हम डाल भी रहे हैं तो भी परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में वो शक्ति नहीं है कि उसको ले करके पौधे को उपलब्ध करा पाए। तो इसलिए अभी गोबर की सड़ी हुई खाद और केचुआ की खाद और हरी खाद की बात भी पहले होती थी, सनई और ढैंचा, भी जून का महीना आ रहा है तो कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने मिट्टी को आराम देने की जरूरत होती है। गर्मी की जुताई करें, सनई और ढैंचे का हरी खाद के रूप में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जैविक कार्बन बढ़ेगा, और हमारी मिट्टी जब स्वस्थ होगी तब निश्चित रूप से कीड़े मकोड़े, बीमारियां और मिट्टी के जल धारण की क्षमता बढ़ती है। प्रश्न यही से बिल्कुल हमने ये प्रश्न लिया ही ये था कि जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो पानी की भी ज्यादा मांग हो जाती है मिट्टी के लिए, तो उससे बचने के लिए गर्मी के मौसम में खासकर पानी की हमारे यहाँ कमी है, तो उससे भी बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन प्रचुर मात्रा में होगा तो जैसे मैंने बताया कि मिट्टी की वाटर होल्डिंग, जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, और जो हमारी मिट्टी बहाव से, कटाव से, जिसे सॉइल एरोजन कहते हैं, उससे भी बचेगी। तो जो हमारा उर्वरक है वो मिट्टी में संतुलित रहेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी पौधों का भी स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से जो रोग हैं फसलों में वो भी नहीं लगेगा। कितना इस विषय पर क्या अभी हम जहाँ भी चर्चा कर रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि हमारा खेत में जीवाणु मुरझा रोग आने से पूरी फसल खत्म हो जा रही है। हम जान रहे हैं कि हमारे झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, तो अम्लीय मिट्टी में जीवाणु मुरझा रोग काफी बड़े पैमाने पे आता है, चाहे वो टमाटर की फसल हो, चाहे बैगन की फसल हो, चाहे मिर्च की, चाहे शिमला मिर्च की हो। तो अब जीवाणु मुरझा रोग से बचने के लिए हम लोग मिट्टी में कृषि योग्य चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी मिट्टी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो कृषि योग्य चूने का भी प्रयोग साल में एक बार करना बहुत ही जरूरी है। 2 तरह के चूने होते हैं, एक तो पुताई उताई काम आता है, एक खेती वाला चूना। तो कृषि योग्य चूने का प्रयोग किसान भाई करेंगे तब उनकी अम्लीयता कम होगी, और जो जीवाणु मुरझा रोग आ रहा है इतने बड़े पैमाने पे टमाटर और बैगन के भी खासतौर से एक चुनौती के रूप में आ रहा है, तो उस चुनौती से भी किसान भाई लड़ पाएंगे, क्योंकि जीवाणु मुरझा रोग की रोकथाम के लिए रोग अवरोधी किस्में ही एक उसका सुझाव है। और उसके अलावा अगर हम मिट्टी में हम जैविक कार्बन बढ़ाएं, गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे, केचुआ की खाद का प्रयोग करेंगे, सनई और ढैंचे का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी मृदा में आएगी और हमारी फसल को भी सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल। मई महीने का एक लंबा समय 19 दिन बीत चुका है जी। और तकरीबन 15 जून के आसपास मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। अभी जो किसान भाई खेती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, टमाटर वगैरह के लिए बिचड़ा वगैरह भी उगाते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? हमारे झारखंड में बरसात के मौसम में भी सब्जियों की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है, और यहाँ की सब्जियाँ दूसरे पास वाले पड़ोसी राज्यों में जहाँ की जल भराव की समस्या होती है, चाहे हमारा बिहार हो या दूसरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ की सब्जियाँ उन प्रदेशों राज्यों तक पहुँचती हैं। और बरसाती टमाटर का एक जो ऐसा व्यवसाय है कि इसमें आमदनी बहुत अच्छी मिलती है। अगर सब्जियों के सबसे अधिक मूल्य की बात हम करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना
में सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी किसान भाई टमाटर के बरसाती फसल के लिए बिचड़ा डाल सकते हैं और जून के प्रथम सप्ताह में ये बिचड़ा लग जाएगा और 15 से 20 दिन टपकन सिंचाई विधि के द्वारा या पौधे की जड़ के पास हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी दे के भी पौधों को बचा के रख सकते हैं। और 20-25 जून के बाद मानसून आ ही जाएगा तो उस समय फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसान भाई 15 जून तक भी बरसाती टमाटर की रोपाई कर दिए तो 160 दिन के बाद उसमें तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो 15 अगस्त के फल बाज़ार में आएगा तो एक बहुत अच्छा भाव उस समय किसान भाइयों को टमाटर, बैगन, मिर्चा जो भी वो करेंगे अच्छा भाव मिलेगा। और साथ ही हम ये भी कहना चाहें कि बहुत सारी प्रजातियां आपके यहाँ से विकसित की गई हैं। जी। हम चाहें कि 2-4 प्रजातियां अगर देखिए, अगर जीवाणु मुरझा रोग किस्मों की बात करें तो टमाटर में हम लोगों ने स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा बड़ी उन्नतशील किस्में हैं। स्वर्ण विजया हमारा एक संकर किस्म जो है स्वर्ण संपदा बैगन का है। स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन भी 2 किस्में बैगन की हैं, उसका बीज हमारे पास उपलब्ध है। हरी मिर्च की स्वर्ण प्रफुल्ल्या किस्म हमारे पास है। इसी तरह से गर्मा सब्जियों की तमाम, चाहे कद्दू हो, चाहे झिंगी हो, चाहे नेनुआ हो, इन सब की भी खीरा में स्वर्ण अगेती बहुत ही अच्छी किस्म है। परवल में हमारा स्वर्ण रेखा, स्वर्ण लौकिक, स्वर्ण सूरची परवल की फसल भी हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पे उगाई जा रही है। तो इनका भी पौधा हम बना रहे हैं और किसान भाइयों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और लगाने की सलाह भी दे रहे हैं। क्योंकि परवल ऐसा फसल है जो कि अब ऊँची जहाँ पे जल भराव की समस्या नहीं है और इसकी सब्जी 7 से 8 महीने तक सब्जी की तुड़ाई होती रहती है। तो परवल की खेती का भी हम सिफारिश यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई आगे भी आ रहे हैं। तो इस तरह से बरसात के मौसम में सब्जियों की उपलब्धता बढ़ा के भी किसान भाई सब्जियों की खेती से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सिंचाई पर विशेष ध्यान दें, साथ ही साथ कीटों का नियंत्रण करें और अगर जीवाणु मुरझा रोग या इस तरह के कोई रोग लगते हैं तो उस विषय पर आप सही जानकारी लेकर पौधों को सुरक्षित रखिए। साथ ही साथ अभी जो आप भविष्य के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उसकी योजना बना लें और अभी शुरू हो जाए। इसके लिए आप जो प्रमुख प्रजातियां हैं जो जिनका जिक्र अभी डॉक्टर साहब ने किया, आप उन प्रजातियों को जानिए, उसके बारे जानकर खेत के हिसाब से उन्हें लगाएं। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम ये अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होंगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।